तो जय हिंद। यदि आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और यदि आपका भी फाइनल परीक्षा 2026 में होने जा रहा है तो आप सभी इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हिंदी पेपर के लिए जो कि 26 से 17 फरवरी को होने जा रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्लास को लेकर आए हैं। इस क्लास में हम टोटल 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आप लोग के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, यह सभी प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं, तो आप सभी इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आपका प्रथम पाली में एग्जाम हो या द्वितीय पाली में, कोई भी पाली में एग्जाम हो, इस क्लास को देखिएगा। इस क्लास को देखने के बाद आप लोग के एग्जाम में लगभग 5 से 10 नंबर आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो आज के इस क्लास में आपका पहला सवाल है, जीवानंदन दास की शीर्षक कविता को रविंद्र युग की श्रेष्ठ प्रेम कविता कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा वनलता सेन को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप लोगों को अच्छा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी इजी हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, नदिया मैदान बंगाल के बुलाएगी मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह जो पंक्ति है यह हो जाएगा लौट कर आऊँगा फिर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता के अनुवादक कौन है? देखिए, लौट कर आऊँगा फिर कविता के जो अनुवादक हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी प्रयाग शुक्ल, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, कवि जीवानंदन दास किसका हंस बनना चाहते हैं? तो यह बनना चाहते हैं किशोरी का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, जीवानंदन दास किस भाषा के कवि हैं? तो जीवानंदन दास जो है यह भाषा हो जाएगा बांग्ला भाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। दोस्तों, आप लोग आंसर जानते होंगे तो प्लीज़ आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। आप लोग के आंसर बताने से क्या होगा कि आप लोग को क्वेश्चंस क्लास में याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका अगला सवाल है, खेत है जहाँ धान की बहती नदी पंक्ति किस कविता की है? तो यह पंक्ति हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी लौट कर आऊँगा फिर। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में पंक्ति किस कविता की है? तो यह हो जाएगा लौट कर आऊँगा फिर, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है? तो यह हो जाएगा जर्मन भाषा से अनुदित है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो यह किए थे अगे, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वासयान अगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, अगे के पिता किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो अगे जी के जो पिता थे वह व्यक्ति हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए पुरातत्व के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, साखी शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए, आपके ऑप्शन है सलाह, आदेश, गवाही या संदेश। साखी मतलब साक्ष्य, ऐसे नहीं बोलते हैं, साक्ष्य में मतलब गवाही। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। चलिए आपके अगला सवाल है, अगे ने तार सप्तक में कितने कवियों का चयन किया? तो यह किए थे लगभग मतलब 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो यह बात करता है नदियों से या प्रदूषण से। तो बहुत सारे यहाँ पर नदियों से मार देते हैं जो कि गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रदूषण से सही जवाब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कुंवर नारायण किस संवेदना के कवि हैं? तो कुंवर नारायण जो है नगर संवेदना के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आप लोग बताइएगा ग्राम हो जाएगा या नगर होगा? ठीक है, हमको थोड़ा सा इसमें डाउट है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूर से ही ललकारता कौन पंक्ति किस कविता से है? मतलब दूर से ही ललकारता कौन, यह पंक्ति जो है किस कविता से है? तो यह कविता हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, एक वृक्ष की हत्या में सूखी डाल किसके समान है? तो सूखी डाल जो दिख रही है वो राइफल के समान है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था? शारदा देवी, गंगा देवी, सरस्वती देवी या सावित्री देवी? तो सुमित्रा नंदन पंत के माता का नाम यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सरस्वती देवी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, सुमित्रा नंदन पंत
किस वाद के कवि हैं? तो यह हो जाएगा उत्तराखंड के जो है छायावाद या प्रयोगवाद या प्रगतिवाद। तो प्रयोगवाद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही जो। काफ़ी इजी प्रश्न है, थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इस क्लास को ना, तो आप लोगों को सभी क्वेश्चंस क्लास में याद हो जाएंगे, ठीक है। देखिए कोई भी क्वेश्चंस आप लोग भारी समझ कर याद कीजिएगा तो याद नहीं होगा, और कोई कितना भी क्वेश्चंस भारी होगा इसको ईजी समझिएगा तो बिल्कुल आप लोग को याद हो जाएगा, चाहे वो भारी ही क्यों ना हो, ठीक है। तो मेरा यही मानना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, पंत किस दर्शन की जो है दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए? गांधी दर्शन या अरविंद दर्शन? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा अरविंद दर्शन। ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ? तो यह हुआ था उत्तराखंड में, हम बोले थे ना उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, मिट्टी की अबोध मूर्त कौन है? तो देखिए मिट्टी की अबोध मूर्त बनी हुई है जनता, उस कहानी में, उस कविता में, ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो यह हुआ था बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कौन कौन जो है इस क्लास को बेगूसराय से देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, विराग होने पर घनानंद कहाँ चले गए? तो विराग, ये विराग मतलब होने पर, विराग का मतलब हो जाता है कि वहाँ से जुदाई करके, ठीक है। तो विराग होने पर जो है वहाँ से चल गए थे वृंदावन। ऑप्शन नंबर जो है डी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, प्रेम के पीर के कवि किसे कहा गया है? तो प्रेम के पीर के कवि घनानंद को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, निंसक शब्द का अर्थ क्या है? देखिए निंसक शब्द का अर्थ जो होता है यह होता है शंका मुक्त, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शंका से मुक्त, ठीक है, शंका नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो यह आप लोग के बुक से है। तो प्रदेश की विद्या पढ़ने से सबकी विदेशी बुद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, प्रेम धन अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो देखिए हर व्यक्ति को, मतलब किसी व्यक्ति को अपना आदर्श मानता है, चाहता है कि हम उनके जैसा बन जाए, ठीक है। तो प्रेम धन जो भी है वह मानते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, हिंदुस्तान नाम सुनी अब सकुच सकुची लजात पंक्ति किस कविता से है? तो यह पंक्ति जो है इस कविता का नाम हो जाएगा स्वदेशी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी सही जवाब है। नीचे स्वदेशी लिखा है, दिख नहीं रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, स्वदेशी पाठ के रचनाकार कौन है? तो स्वदेशी पाठ के रचनाकार यह हो जाएंगे प्रेमधन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, जीर्णा जनपद किसकी रचना है? तो जीर्ण जनपद जो है यह रचना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमधन का। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह क्लास अच्छा लग रहा होगा। क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लोग क्लास को एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी अधिक सपोर्ट करता है, ठीक है। चलिए स्वदेशी कविता किस संकलन में है? तो स्वदेशी कविता जो है यह संकलन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रेमधन के स्वर में, ठीक है। प्रेमधन के स्वर, ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, जपू जी किसकी रचना है? देखिए उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जपू जी, बट आप लोगों को यह दे दिए क्योंकि उम्मीद है कि आ सकता है, ठीक है। तो यह गुरु नानक का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, गुरु नानक की मुलाकात किस मुगल शासक से हुई? तो गुरु नानक का जो मुलाकात हुई थी बाबर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बाबर सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, सुजान रस खान किसकी रचना है? तो सुजान रस खान जो है रस खान की ही रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रस खान का रचना काल किसके शासन काल में था? तो यह शासन काल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अकबर के शासन काल में था। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? तो यह चले गए थे अपनी वज्र भूमि पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, सवैया छंद में सिद्ध कवि कौन थे? तो ये रस खान ही थे। ऑप्शन नंबर जो है ए सही जवाब हो जाएगा रस खान। आगे बढ़ेंगे। प्रेम वाटिका किसकी कृति है? तो प्रेम वाटिका जो है यह प्रेम की जो है रस खान की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप प्रीतम नंद किशोर डैश पंक्ति किस कविता से है? यह पंक्ति जो है प्रेम ऐनी श्री राधिका पर जो है कविता से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, रस खान जो है किस विषय में सिद्ध थे? तो यह हो जाएगा सवैया छंद में सिद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा।
चलिए आपका अगला सवाल है, जपुजी में किस विषय पर विशेष बल दिया गया है? तो यह दिया गया है ऑप्शन नंबर, आपका सही जवाब हो जाएगा बी, भक्ति में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, राम नाम बिनु बिरथी जही जगजन माया पंक्ति किसकी है? काफ़ी ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है क्योंकि ये बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? अभी तक लगभग 10 से भी अधिक बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, यानी कि इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 के, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला सवाल है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम यहाँ पर नहीं लिखा है, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या माना गया है? तो बेरोजगारी को माना गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? तो मानव मुक्ति का पुरोधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला सवाल है, रजनी, रमा, शेफाली, आरती और आलो किसकी बहनें थी? तो ये सभी बहनें खोखा की थी, ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब है। काफ़ी जो है मज़ेदार यह कहानी है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपका अगला सवाल है, मैं खोखा को इंजीनियर बनाऊंगा, यह कथन किसका है? तो देखिए, खोखा के जो है पिता का नाम था सेन साहब, और वो अपने बेटा को बोलते थे कि मैं अपने बेटा को जो है इंजीनियर बनाऊंगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आपके अगला सवाल है, विश्व के दांत यानी विश्व के दांत शीर्षक पाठ किस विद्या की रचना है? तो विश्व के दांत जो है यह कहानी है जिसमें सेन साहब अपने बेटा को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांत बदल दिए थे? तो देखिए, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, यह भी प्रश्न काफ़ी बार, मतलब अभी तक 10 से अधिक बार पूछा गया होगा एग्जाम में, ठीक है, तो यह भी इम्पोर्टेंट है। तो खोखा के अनुसार, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला सवाल है, ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे बनते हैं, यह कथन किसने कहा? देखिए, ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे बनते हैं, यह कथन कहने वाले थे, ऑप्शन नंबर जो है आपका सही जवाब हो जाएगा सेन साहब, यानी सेन साहब बोले थे, किसको बोले थे? मदन को बोले थे। मदन किसका पुत्र था? तो ये गिरधर का पुत्र था, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला सवाल है, खोखा के दांत किसने तोड़े? तो खोखा के दांत तोड़ने वाले यह हो जाएंगे मदन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मदन सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, सेन साहब की 5 बेटियां कैसी थी? आपके ऑप्शन है चंचल थी, क्रूर थी, जिद्दी थी या सुशील थी। तो इसका आंसर जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुशील थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, आप लोग वैसे बोलते हैं ना, हम इनसे पहले से वाकिफ हैं, यानी कि हम इनसे पहले से ही परिचित हैं, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है, नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम रत्नावती शर्मा था, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, मदन किसका बेटा था? मदन जो है गिरधर लाल का बेटा था, और मदन जो है सेन साहब के पुत्र खोखा का मार कर दांत तोड़ दिया था। कितना दांत तोड़ा था? 2 दांत तोड़ दिया था, ठीक है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, विश्व के दांत किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो यह लिया गया है विश्व के दांत तथा अन्य कहानियों से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला सवाल है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, 10 बार से अधिक यह प्रश्न पूछा गया है आप लोग के एग्जाम में, तो आप लोग इसे इंपॉर्टेंट मानकर याद रख लीजिएगा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद बोले थे, ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपका अगला सवाल है, प्लेटो किस रूप में जो है महान थे? तो प्लेटो जो है यह दार्शनिक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी दार्शनिक के रूप में महान थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपका अगला सवाल है, किस गवर्नर जनरल के समय सोने से भरा घड़ा मिला था? ठीक है, किस गवर्नर जनरल के समय सोने से भरा मतलब घड़ा मिला था? तो यह मिला था वारेन हेस्टिंग्टन के, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला सवाल है, हितोपदेश का जर्मन अनुवाद किसने प्रकाशित कराया? तो यह प्रकाशित कराने वाले थे मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर जो है बी मैक्स मुलर सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस कृति का जर्मन अनुवाद किया था?
तो यह किए थे मेघदूत का, जो कि मैक्स मुलर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला सवाल है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? देखिए, मैक्स मुलर का जन्म 1823 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, 12वीं सदी के केरल शासकों के सिक्कों पर कौन सी लिपि थी? तो आपके ऑप्शन है ब्राही, ग्रंथ, तमिल या देवनागरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवनागरी लिपि थी। ऑप्शन नंबर जो है डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, विजयनगर शासकों ने अपनी लेख लिपि को क्या कहा? तो उन्होंने नंदी नागरी लिपि नाम दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो देखिए, नागरी लिपि पाठ के लेखक यह हो जाएंगे गुणाकर मूल्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, हिंदी भाषा किस लिपि का है? यानी हिंदी भाषा की लिपि क्या है, ब्राह्मणी है या देवनागरी है? तो ऑप्शन नंबर जो है बी देवनागरी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जानते हैं पहले से ही, काफ़ी मतलब इजी प्रश्न है सब। दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश जो है सरहपाद की रचना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आपका अगला सवाल है, रामायण की रचना किस भाषा में हुई? देखिए, जो इसका आंसर नहीं बता पाएगा वह क्या पढ़ता है? रामायण जानते हैं संस्कृत में जो है लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला सवाल है, नागरी लिपि किस साहित्यिक विद्या का पाठ है? नागरी लिपि जो है यह साहित्यिक पाठ हो जाएगा निबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी निबंध सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला सवाल है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस क्षेत्र की हैं? तो सभी जानते हैं दक्षिण भारत में सभी भाषाएं बोली जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो हस्तलिपि जो कहते हैं हाथों से लिखी हुई मतलब लिखावट को कहते हैं। ठीक है, हस्तलिपि काफ़ी इजी प्रश्न है, या कोई प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप सभी इसका जो है बिल्कुल सही आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, अकबर द्वारा चलाए गए सिक्कों पर किसका नाम अंकित था? तो सीता और राम का नाम अंकित था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर बहुत सारे अकबर को समझकर अल्लाह पर मार देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का आरोप लगा था? तो बहादुर के रिश्तेदारों ने 11 रुपए का जो है चोरी का इल्जाम लगाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया? तो डर के कारण, चोरी के कारण या व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? यहाँ पर रिश्तेदार थोड़ा सा गलत हो गया है, तो उन्होंने चोरी का इल्जाम लगाया था 11 रुपये का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर नेपाल का एक लड़का था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बहादुर भागा था भूख के कारण नहीं, गरीबी के कारण नहीं, माँ के मार के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, बहादुर कहानी के लेखक कौन है? देखिए, बहादुर कहानी के लेखक यह हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा अमरकांत। देखिए, बहादुर वही लोग रहते हैं जो अमर होते हैं, मतलब अमर लोग ही बहादुर होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। हम सब आप लोगों को अगले वीडियो में मतलब बता दिए हैं, एक वीडियो में कि मतलब ट्रिक के अनुसार कैसे नाम याद करना। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बहादुर के पिता की मृत्यु कहाँ हुई थी? बीमारी से हुई थी या दुर्घटना से, युद्ध से? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा सी युद्ध से। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बहादुर कहानी की निर्मला कौन थी? तो बहादुर कहानी में जो निर्मला थी वह लेखक की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, जिंदगी और जोक किसकी रचना है? तो देखिए, जिंदगी और जोक जो है यह रचना हो जाएगा अमरकांत का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अमरकांत सही जवाब है। आगे बढ़ें, चलिए आपका अगला सवाल है, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो परंपरा का ज्ञान जो है क्रांतिकारी साहित्यकारों के लिए जो है सबसे ज़्यादा आवश्यक है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 है, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? यह लेखक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, और नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे रामविलास शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, रामविलास शर्मा का गांव कौन सा था? तो ऊंचे गांव साहनी इन्हीं का नाम, गांव का नाम था। ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह पंक्ति जो है परंपरा का मूल्यांकन से है। ऑप्शन बी सही जवाब है। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जन्म यह हुआ था 10 अक्टूबर 1912 को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है।
आगे बढ़ेंगे, आपका अगला सवाल है परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या का पाठ है। तो यह पाठ हो जाएगा निबंध, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। यह एक निबंध है, परंपरा का मूल्यांकन। आगे बढ़ेंगे, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद संबंधी कथन किस पाठ से है। तो यह पाठ हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है सामाजिक विकास में किस से सभ्यता को अधिक प्रगतिशील माना गया है। तो यह माना गया है पूंजीवादी सभ्यता को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है मनुष्य और परिस्थिति का संबंध कैसा है। तो देखिए, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध सापेक्ष है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आपका अगला सवाल है सोवियत समाज में लोकप्रिय साहित्यकार कौन थे। यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए तुलतोसिय, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपका अगला सवाल है बड़े भाई किसकी रचना है। तो बड़े भाई जो रचना है यह हो जाएंगे रामविलास शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, हिंदी के महत्वपूर्ण आलोचक कौन माने जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण आलोचक रामविलास शर्मा को ही मानते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 96 है पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो यह संबंधित है कथक से, ऑप्शन नंबर जो है बी कथक सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगों का वर्णन किस पाठ में है। तो यह पाठ हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए बड़े भाई में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 98 है बहादुर कहानी में लेखक का पेशा क्या था। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। काफ़ी इजी प्रश्न है। आपके ऑप्शन है शिक्षक, लेखक, कर्मचारी या वकील। तो बहादुर कहानी में जो लेखक था उसका पेशा क्या था, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 है विश्व के दांत कहानी का मुख्य विषय क्या है। शिक्षा या सामाजिक भेदभाव है। तो सामाजिक भेदभाव है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, आपका अंतिम प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो सवाल है कक्षा 10वीं हिंदी पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल परीक्षा पास करना, ज्ञान भाषा करना या जीवन मूल्य उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखते हैं कितने जो है स्टूडेंट इसका सही आंसर बता पाते हैं। और आप लोग अपना स्कोर भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने 100 में कितना स्कोर किया। और जाते जाते आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।